एक सवाल है, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा किस देश के साथ है? दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, चीन या फिर पाकिस्तान? ज्यादातर लोग यही सोचेंगे, लेकिन जो इसका असली जवाब है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो चलिए आज भारत के भूगोल से जुड़े कुछ ऐसे ही मजेदार और जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज नजर डालते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत काम के हैं। 4096 किलोमीटर। जरा सोचिए ये कितनी लंबी दूरी है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के भूगोल की एक बहुत बड़ी कहानी बताता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सी कहानी? तो अगर दिमाग में चीन या पाकिस्तान आया था तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सही जवाब है बांग्लादेश। है ना चौंकाने वाली बात? और बस यही एक फैक्ट हमें यह दिखाता है कि भारत का भूगोल कितना अनोखा और सच में आश्चर्य से भरा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले भारत के विशाल आकार को कुछ जरूरी आंकड़ों से समझते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन हमारे पास है, लेकिन इस पर दुनिया की लगभग 17% आबादी रहती है। सोचिए कितना घना है ये। और तो और हमारी जो जमीनी सीमा है वो 15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर आइलैंड्स को भी मिला लें तो हमारी कोस्ट लाइन मतलब तटरेखा करीब 7,500 किलोमीटर लंबी है। ये आंकड़े ही बताते हैं कि भारत कितना विशाल और विविध देश है। चलिए अब बात करते हैं भारत की रीढ़ की हड्डी की, यानी यहाँ के पहाड़ और पठार। ये वो हैं जो देश के मौसम से लेकर संस्कृति तक मतलब सब कुछ तय करते हैं। हम सब जानते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, पर एक मजेदार बात यह है कि जियोलॉजिकली मतलब भूवैज्ञानिक तौर पर ये काफी नए हैं। इन्हें फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये तब बने जब जमीन की दो बड़ी प्लेटें आपस में टकराईं और जमीन किसी कागज की तरह मुड़ गई। और ये सिर्फ पहाड़ नहीं, एक विशाल दीवार है जो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं से बचा कर रखते हैं। अब देखिए, हिमालय कोई एक अकेली रेंज नहीं है, ये एक के पीछे एक 4 समानांतर लेयर्स की तरह है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ आएं तो सबसे पहले आता है बर्फीला ट्रांस हिमालय, फिर आता है हिमाद्री जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद आता है हिमाचल जहां कश्मीर और कुल्लू जैसी खूबसूरत घाटियां और हमारे पसंदीदा हिल स्टेशन है। और सबसे आखिर में सबसे नई बनी शिवालिक की पहाड़ियां। अब जरा साउथ की तरफ चलते हैं। यहां वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है वेस्टर्न घाट जो एक मजबूत सीधी दीवार की तरह खड़े हैं। ये मानसून की हवाओं को रोक लेते हैं और इसीलिए वहां जबरदस्त बारिश होती है। दूसरी तरफ है ईस्टर्न घाट जो बीच बीच में से नदियों की वजह से कटे फटे हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, और इसी वजह से वहां बारिश कम होती है। अच्छा, इतने ऊंचे पहाड़ों के बीच से जो रास्ते निकलते हैं जिन्हें हम पास या दर्रे कहते हैं, वो सिर्फ रास्ते नहीं है, वो तो व्यापार, कनेक्टिविटी और देश की सुरक्षा के लिए लाइफलाइन की तरह है। सोचिए, लद्दाख में जोजिला से लेकर सिक्किम के नाथुला तक हर एक पास का अपना एक स्ट्रैटेजिक मतलब रणनीतिक महत्व है। तो पहाड़ों से अब उतरते हैं नीचे और बात करते हैं भारत की लाइफलाइंस की, हमारी नदियों की। ये नदियां ही तो हैं जो इस जमीन को सींचती हैं और यहीं पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपीं। मोटे तौर पर देखें तो भारत की नदियों को हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां, क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती हैं इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरा ग्रुप है प्रायद्वीपीय नदियों का, जो ज्यादातर बारिश के पानी पर निर्भर करती हैं। और हाँ, एक और बड़ा फर्क है, पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदियां हैं ना, वो समुद्र में मिलने से ठीक पहले डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। ये वो जगह होती है जहां नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी आकर मिलते हैं। और नदियों से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे, क्या किसी को पता है कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? वो है माही नदी। या फिर दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? वो है गोदावरी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। तो हमने जमीन देख ली, नदियां देख ली, अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों चीजें भारत के क्लाइमेट इंजन यानी मानसून के साथ मिलकर यहाँ के जंगलों और पेड़ पौधों की किस्मत तय करती हैं। अक्सर हम मानसून का मतलब सिर्फ बारिश समझते हैं, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हवाओं की दिशा का एक मौसमी उलटफेर है। होता क्या है कि गर्मियों में जमीन समुद्र के मुकाबले जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाती है। बस इसी वजह से हवाओं का पूरा पैटर्न बदल जाता है और यही एक चीज भारत के पूरे वेदर साइकिल को कंट्रोल करती है। अब मजे की बात यह है कि भारत के पहाड़ ही मानसून के डायरेक्टर हैं। यही तय करते हैं कि बारिश कहां होगी और कहां नहीं। कैसे? देखिए, हिमालय जो है वो मानसून की हवाओं को एक दीवार की तरह रोक लेता है, जिससे पूरे उत्तर भारत में बारिश होती है। वेस्टर्न घाट इन हवाओं को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे पश्चिमी तट पर घनघोर बारिश होती है। और फिर आती है अरावली रेंज। ये हवाओं के पैरेलल मतलब समानांतर है, इसलिए हवाएं इसके सहारे सहारे सीधी निकल जाती हैं और राजस्थान में ज्यादा बारिश नहीं हो पाती। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारे जंगलों से, मतलब जितनी बारिश उतने घने जंगल। जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां हमें मिलते हैं घने हरे भरे एवरग्रीन फॉरेस्ट। जहां बारिश 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है वहां पर्णपाती यानी डेसिडुअस जंगल होते हैं, और जहां 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है वहां सिर्फ कांटीले जंगल और झाड़ियां ही उग पाती हैं। तो अब आखिर में इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब मिलकर भारत की इकोनॉमी, कल्चर और भविष्य पर क्या असर डालते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि भारत का भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों की पढ़ाई नहीं है।
हमारे उपजाऊ मैदान, हमारे खनिज से भरे पठार, हमारी लंबी कोस्टलाइन और हमारे स्ट्रेटेजिक पहाड़ी दर्रे, ये सब मिलकर हमारी खेती, हमारी इकोनॉमी, हमारा कल्चर और दुनिया में हमारी जगह, हर चीज़ तय करते हैं। यही तो हमारी नींव है। तो अंत में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत अपनी इस जबरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, इस भौगोलिक विविधता का इस्तेमाल अपने भविष्य के विकास के लिए और दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और बेहतर तरीके से कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।